गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अबाउट थ्योरी ऑफ सेट्स। ठीक है। थ्योरी ऑफ सेट्स जो है बहुत अटपटा सा नाम है, लेकिन अगर हम इसके बारे में बात करें सबसे पहले तो ये क्या है, ये बिजनेस मैथमेटिक्स पार्ट 1 का हिस्सा है जो आप बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है सबसे पहले हम, इससे पहले कि हम अपने इस विषय पे शुरुआत करें, हम थोड़ी सी बात मैथमेटिक्स के बारे में कर लेते हैं। ठीक है। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे सब लोग डरते हैं, मैं भी डरती थी, कोई बात नहीं। मैथ्स जो है एक बिल्कुल पूरी तरीके से आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज है, ह्यूमन मेड है, मैन मेड है। ठीक है। इसे किसने बनाया है? इंसान ने बनाया, हम लोगों ने बनाया। लेकिन क्यों बनाया? इतनी कॉम्प्लिकेटेड, इतनी मुश्किल चीज़ बनाने की वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि मैथ्स जो है वो एक ऐसी साइंस है जो हमें यूनिवर्स में होने वाली हर चीज़ के बारे में समझने में हेल्प करती है। ठीक है। मैथ्स हमारे चारों तरफ है, हम अपनी डे टू डे की, रोज़ाना की ज़िंदगी में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और हमारे एक सर बोलते थे मैथ्स के कि मैथ सबका बाप है, आप मैथ से बच नहीं सकते। और क्योंकि हम मैथ से नहीं बच सकते तो इससे डर के भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें मैथ से दोस्ती करनी है। ठीक है। अब जो है मैथ्स में हम कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब आपको एलकेजी या नर्सरी में पढ़ाया जाता है और उसमें जब आपसे मैथ्स पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं आपको? आपको सिखाते हैं 1 2 3 4, है ना? इस तरीके से जो है 5 काउंटिंग सिखाते हैं। फिर आपको टेबल सिखाते हैं। ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो ये बात तो तय हो गई कि मैथ्स में बेसिक्स क्या आते हैं? नंबर्स। ठीक है। और इससे पहले कि हम अपने सेट थ्योरी के बारे में बात करें, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में नंबर्स के बारे में बात करना चाहूँगी। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, मगर इससे आपको मदद मिलेगी। ठीक है। तो नंबर्स जो हैं वो कई तरीके के होते हैं। हर नंबर के जो हैं बहुत सारे टाइप्स हैं। अब टाइप्स में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर्स जो नेचुरली दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या फिर दुनिया में होते हैं। ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 और इस तरीके से इन्फिनिटी तक। इसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माने अनंत तक। ठीक है। जिसका कोई अंत ही नहीं है, ये ऐसे चलता ही रहेगा। ओके। तो अब इन्हें हम नेचुरल नंबर क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। हमारी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? अब ये जो विद्यार्थी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि हमारी कक्षा में 1.5 विद्यार्थी हो या 1.3 विद्यार्थी हो? ऐसा तो नहीं होता ना। पूरा पूरा काउंट होता है कि या तो एक विद्यार्थी है या 2 विद्यार्थी है या 3 विद्यार्थी हैं या 100 विद्यार्थी हैं, इस तरीके से। तो नेचुरली जो है वो चीज़ें पूरे तौर पे ही गिनी जाती हैं। ठीक है। अब मान लो मैं कह रही हूँ कि नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं। ओके। और मैं कहूँ कि एक तो जो है बहुत बड़ा पेड़ है और एक जो है छोटा सा पेड़ है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 1.5 ट्रीज हैं। हम क्या कहते हैं कि 2 ट्रीज हैं। एज लॉन्ग एज ये भी ट्री है तो हम क्या कहेंगे इसको? 1 और 2। तो नेचुरली जो है वो चीज़ें पूरी तरीके से काउंट की जाती हैं। इस तरह उनको हम हाफ या 1/3 नेचुरली इतना काउंट नहीं करते। फिर उसके बाद जो है दूसरा नंबर, दूसरा टाइप जो है वो है आपका होल नंबर। हमने
जब शुरू में मैथ्स की शुरुआत हुई तब 1 2 3 4 इससे हमने स्टार्ट कर लिया, मगर वो गाना है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो इंडिया में जो है एक और नंबर को ऐड कर दिया इस नेचुरल नंबर के साथ और उसे बोलते हैं जीरो। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये जो होल नंबर है, ये जो होल नंबर तब बनते हैं, यानी पूरी तरीके से जो है हम अपनी नंबर लाइन की बात करें, और ये तब होगा जब हम इसके अंदर जीरो को भी ऐड कर देंगे। तो होल नंबर असल में वो नेचुरल नंबर हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स हम बात करते हैं जब हम नेगेटिव नंबर्स की भी बात करने लग जाएं, -3, -2, -1, 0, 1 2 3, है ना। इधर भी इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, और इधर भी इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो माइनस में भी जो काउंटिंग है वो चलती जाएगी अनंत तक, और प्लस में भी जो है आपकी काउंटिंग चलती जाएगी अनंत तक। ओके, तो ये हो गए आपके इंटीजर्स। उसके बाद आपके आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो p/q की फॉर्म में लिखे जाएं और q जो है जीरो के बराबर ना हो, यानी 2/3, 4/5, इस तरीके से अगर हम नंबर्स को लिखें उन्हें हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। फिर उसके बाद दो तरीके के नंबर और आते हैं, रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जो हम फिर कभी के लिए, साइंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, हमारे कॉमर्स में इतना ज़रूरी है नहीं। ठीक है, तो ये सभी जो हैं आपके टाइप ऑफ नंबर्स हो गए। मतलब नॉर्मल मैथमेटिक्स में ये टर्म्स इसीलिए बताई हैं मैंने कि आप जो हैं इनसे रूबरू हो जाएं, इन्हें समझने लग जाएं, ना जानने पहचानने लग जाएं, जिससे कभी हम इन टर्म्स का इस्तेमाल करें तो आपको ये ना लगे कि ये कौन आ गया, है ना। तो ये हो गए आपके नंबर्स। नंबर्स के बाद हम आते हैं अबाउट थ्योरी ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट थ्योरी के बारे में जिसकी हम बात करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो इसके अंदर हम बात करें अगर, तो थ्योरी ऑफ सेट्स में सबसे पहले सेट होता क्या है। ठीक है, सेट जो है इसकी डेफिनेशन दी गई है। एक तो मैथ्स हिंदी में नहीं होता तो हमें थोड़ा सा इंग्लिश का ही प्रयोग करना पड़ेगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये जो है हमें डेफिनेशन दी गई है। अब कभी भी कोई भी डेफिनेशन, कोई भी परिभाषा दी जाती है तो आपको क्या करना है, उसमें से ऐसे वर्ड्स को, टर्म्स को, ऐसी जो है छोटी छोटी जो आपके शब्दों का प्रयोग किया गया है इस परिभाषा में, उन शब्दों को हम देखते हैं। जैसे एक तो आपका है वेल डिफाइंड, ठीक है, दूसरा है कलेक्शन, और किस चीज का? ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो इसमें ये तीन चीजें होनी बहुत जरूरी हैं अगर हम सेट की परिभाषा देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है चीजें, कोई भी चीजें, वो नंबर्स हो सकते हैं, लोग हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, नदियों के नाम हो, किसी और चीज के नाम हो, ये सब के सब हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मैथ में खैर लोगों का और नामों का क्या रोल, उसको हम आगे देखेंगे। दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो है वेल डिफाइंड। सिर्फ हमें उसको परिभाषित नहीं करना है, इतना अच्छे से परिभाषित करना है कि हम बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि ये वाला सेट थ्योरी का पार्ट होगा कि नहीं होगा, किसी सेट का मतलब ये पार्ट है कि नहीं है, इतने अच्छे से उसे परिभाषित करना है। तो इसीलिए वेल डिफाइंड में हम क्या करेंगे, हम उसकी
डेफिनेशन बहुत अच्छे से देंगे कि इस सेट में क्या क्या आएंगे। और जब हमें कोई डेफिनेशन अच्छे से देनी होती है तो हम क्वालिटेटिव चीज़ों का कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें बताना है किसी इंसान के बारे में, जैसे मुझे कहना है कि गीतांजलि कौन है, तो एक तो मैं कहूँ कि एक मैडम है जो कॉमर्स में आई हैं और वो हमें बिजनेस मैथमेटिक्स पढ़ा रही हैं, और एक कोई कहे एक मैडम है जो सबसे अच्छी हैं। अब ज़रूरी तो नहीं कि मैं हर स्टूडेंट को सबसे अच्छी लगती हूँ, तो ऐसे ऐसे वर्ड जिसमें क्वालिटी दिखती है, किसी का अच्छा होना या बुरा होना, या कोई कह दे कि सबसे बुरी है, कुछ नहीं समझ आता क्या पढ़ा रही हैं। ठीक है, तो ये अच्छा होना बुरा होना ये सब जो है ये क्वालिटेटिव चीज़ें हैं, गुण गुण वाली चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को हम अपनी डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम फैक्ट्स को रखेंगे, हम ऐसे तथ्यों को पेश करेंगे जिससे हम इजीली डिफाइन कर सकें, परिभाषित कर सकें। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या क्या आ सकते हैं आपके, कितने कॉमर्स में कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, कॉमर्स के कितने प्रोफेसर्स हैं, उसमें गीतांजलि मैम आ जाएंगी। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, मैं कहूँ सबसे स्वीट स्टूडेंट, सबसे प्यारी सी बच्ची, तो प्यारी तो किसी को लगेगा कि आरती प्यारी है, किसी को लगेगा शीतल प्यारी है ना, कोई कहेगा अरे मैडम शीतल भी कहाँ प्यारी है। तो सबके लिए गुण वाली चीजें जो हैं अलग अलग होती हैं, और जब हम अच्छे से डिफाइन करते हैं और उस डेफिनेशन में जो जो लोग आ रहे हैं उन सब की कलेक्शन को हम बोलते हैं सेट। ठीक है, और कलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो एक से ज्यादा ही होंगी चीजें, कि जो है चीजें ग्रेटर देन वन ही है, यानी उसमें किसी ना किसी का आना जरूरी है। ऐसे भी सेट होते हैं जिसमें कुछ भी नहीं आता, जीरो, कोई एलिमेंट आ ही नहीं पा रहा। जैसे मैं कहूँ ऐसे स्टूडेंट जिसके 90% से ऊपर नंबर आए, हो सकता है ऐसा कोई स्टूडेंट हो ही ना, तो ऐसे केसेस में कलेक्शन जीरो भी हो सकती है। ओके, वैसे अगर आपको कोई पूछे थ्योरी ऑफ सेट में कि सेट क्या होते हैं, तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का। ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है तो किस पे, कि हम उसको बहुत अच्छे से डिफाइन करें। ठीक है, ओके, फिर आते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स ऑफ सेट्स में, कि सेट के क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास में जो है कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एक कक्षा में। ठीक है, या फिर इंग्लिश के सारे वावल्स, स्वर व्यंजन पढ़े हैं ना आपने, तो इंग्लिश के भी वावल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इस तरीके से। या फिर सेट ऑफ मैथ्स बुक्स इन योर लाइब्रेरी, आपकी लाइब्रेरी में कौन कौन कितनी मैथ की किताबें हैं, हो सकता है जीरो मैथ की किताबें हो, तो जीरो भी हो सकता है। या फिर सेट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, कि इंडिया में कितनी नदियां हैं, तो वो भी हो सकता है। इस तरीके से कुछ भी सेट हो सकता है। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, कौन कौन सी टेबल में 12 नंबर आता है, तो क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है। तो ये सब के सब क्या है, सेट है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नोटेशंस फॉर सेट्स। तो सेट में क्या होता है, एक तो हम जो परिभाषा दे रहे हैं, परिभाषा क्या है यहाँ पे, फैक्टर्स ऑफ 12 होना इसकी परिभाषा है। और ये जो है ना 1 2 3 जो भी उस सेट के अंदर आ रहे हैं, ये सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट हैं, या फिर हम कह सकते हैं मेंबर हैं। ठीक है, जैसे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, इसी तरह ये सेट के सदस्य हैं। ओके, फिर अब सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 लिखना, पूरे एलिमेंट्स लिखना, मेंबर्स लिखना, इतने बड़े बड़े वर्ड लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, नोटेशंस बना देते हैं। मुझे मालूम है कि आपको हिंदी ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है,
ज़्यादातर मेजॉरिटी को, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि हम हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहें। हमें नए नए शब्द सीखने चाहिए। तो नोटेशंस क्या होते हैं? नोटेशंस ऐसे सिंबल्स होते हैं या ऐसे तरीके हैं चीज़ों को लिखने के जिससे हम समझ जाएं कि ये किस चीज़ के लिए। जैसे कि एक तो लिखना 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 8। आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ रहा है हर बार। सोचो टेबल जब एलकेजी में ऐसे लिखते थे, यूकेजी में तो ऐसे लिखना पड़ जाता। तो हम बल्कि क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। तो ये जो यहाँ पे हमने सिंबल्स का इस्तेमाल किया ना, इन्हें हम बोलते हैं नोटेशंस। इसी तरह हम सेट थ्योरी में भी कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम किसी सेट के बारे में बात करते हैं तो सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपिटल लेटर से। कैपिटल और स्मॉल समझते हैं ना। तो कैपिटल लेटर अगर लिखा है तो ये मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये सेट सी है। और जब हम इनके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो हम एलिमेंट्स दिखाएंगे स्मॉल लेटर से, ए बी सी जो है स्मॉल में। ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट नोटेशन आती है वो है आपकी कि अगर हमें कहना है कि ए एलिमेंट जो है वो इस सेट का हिस्सा है तो उसको ए बिलोंग्स टू ए लिखने की जगह हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है आपका क्या है, ये वाला एक साइन आ गया नया जो हमने कभी नहीं देखा था। हम मल्टीप्लाई डिवाइड सब देखते थे, ये नहीं देखा था। तो ये आपका अब एक नया दोस्त है जो इस तरीके से उल्टा सी ई की तरह बना होता है, बस ई कर्व। ठीक है। तो ये हो गया ए बिलोंग्स टू ए। अब मुझे दिखाना है कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए। जैसे जब मैं कहती थी कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, है ना, तो इक्वल लगाते हैं। और जब मैं कहूँ कि 4 इंटू 2 इज नॉट इक्वल टू 9, तो हम क्या करते हैं? काटा मार देते हैं उसके ऊपर। इसी तरह हम करेंगे ए डज नॉट बिलोंग टू ए। अगर ये इसका भाग नहीं है, इसका मेंबर नहीं है, तो हम इसको इस सिंबल से दिखाएंगे। तो ये होती हैं आपकी नोटेशंस फॉर सेट्स। ठीक है। उसके बाद आता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि हम सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करना मतलब उसको किस तरीके से दिखाया जाता है। तो उसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक होती है टेबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म, ये नाम है इनके, जैसे आप लोगों के नाम है इसी तरह इनके भी नाम है। और दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूल मेथड जिसे हम बोलते हैं। टेबुलर फॉर्म एक्चुअली क्या होती है? इसके अंदर हम सिंपल जो है लिखते हैं, जैसे ए एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 10। 1 से 10 के बीच में सारे के सारे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते थे? अब अटपटे से लगते हैं ना, कुछ टर्म्स भूल गए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी और की टेबल में नहीं आते। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एक तो जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। इससे दूसरा होता है कंपोजिट नंबर जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं। और इसके ऊपर एक रूल है कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। तो उसके बाद 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 सिर्फ अपनी टेबल में आता है, कभी 4 इंटू 1 2 तो नहीं होता। फिर 3 भी केवल अपनी टेबल में आता है, 2 1 2 3 1 3। फिर 4 जो है 4 2 की टेबल में भी आता है ना, 2 2 4, तो 4 नहीं आएगा। इसी तरह नेक्स्ट नंबर होता है 5। 6 जो है 3 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है। फिर आता है 7। 8 जो है 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है। 9 जो है वो 3 की टेबल में आता है। तो 10 तक तो खत्म हो गए। 10 जो है 5 की टेबल में आता है। तो ये जो है 4 हमारे एलिमेंट्स हो गए। जब हमने डिफाइन कर दिया कि एक ए जो है ऐसा सेट है जिसमें सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे 1 to 10 के बीच में। ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में हम इसको ऐसे नहीं कि टेबल बना दिया इसका। टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले तो अपने सेट को लिखते हैं कैपिटल लेटर से, इज इक्वल टू, फिर ना एक कर्ली ब्रैकेट होती है,
हम कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरीके की ब्रैकेट होती हैं, एक सिंपल स्मॉल ब्रैकेट्स, एक होती हैं आपकी ये कर्ली ब्रैकेट्स और एक होती हैं आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये हम बोर्ड मास के क्वेश्चन करते थे कभी, उसके अंदर आता था। तो जो ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर हम इसके जितने भी एलिमेंट्स पॉसिबल हैं वो सबके सब लिख देंगे और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये तो हो गई आपकी क्या, टेबुलर फॉर्म। फिर आता है दूसरा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में जो है कुछ ऐसे प्रॉपर्टी लिख देंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इसको असल में, कि ए जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स कोई भी एलिमेंट आएगा जिसमें पी एक्स की प्रॉपर्टी होगी। जो हम डेफिनेशन देते हैं ना उसको हम प्रॉपर्टी बोल देते हैं कि इस प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए जो है एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक्स एलिमेंट है जो 2 से लेके और 10 के बीच तक है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। 2 से लेके 10 के बीच में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, 2.1, 2.5, लेकिन हमने कहा x जो है एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। तो इसकी अगर हमें टेबुलर फॉर्म दिखानी हो तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, क्योंकि इक्वल का साइन है ना नीचे, यहाँ पे इक्वल का साइन है इसीलिए 2 भी आएगा और 10 भी आएगा, और 2 से 10 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब भी आएंगे। तो रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म होती है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म, डराने वाली फॉर्म, और टेबुलर फॉर्म होती है थोड़ी सी सिंपल फॉर्म। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं हमारे फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट वो होते हैं जो जिसके अंदर जो है एक लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट हो। इसका एग्जांपल हो सकता है आपका जिस तरीके से अगर मैं लिख दूं कि एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट है 1, 5, 25, 125 और क्लोज। ठीक है, तो ये क्या है, इसके अंदर केवल 4 एलिमेंट है, इसे हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। या फिर मैं कहूँ सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं उनका सेट। तो कितने महीने होते हैं हमारे पास, क्या होगा वो सेट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 12 चीजें जो हैं वो 12 महीने जो हैं इसके अंदर हो जाएंगे। तो ये सारे के सारे फाइनाइट हैं। फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि छोटे होंगे, हो सकता है इसके अंदर 100 एलिमेंट्स हो या 1000 एलिमेंट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स एक गिनती में मतलब गिने जा सकते हैं, अनगिनत नहीं है। तो इनफाइनाइट सेट होते हैं जिसके अंदर इन्फिनिटी तक जो है आपके एलिमेंट्स आएंगे। जैसे n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी के सभी जो हैं आपके n या फिर नेचुरल नंबर्स के सेट में आते हैं, 1, 2, 3 और फिर एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, तो हम इसके अंदर ये डॉट 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 का प्रयोग करते हैं दिखाने के लिए कि ये चलता ही रहेगा। इसी तरह सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं, वो माइनस इधर भी इंफिनिटी होता है, फिर 0, 1 और आगे भी, तो हर जगह जो है डॉट डॉट है। तो इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं कि कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जब फाइनाइट सेट होते हैं इसका ऑर्डर जानना या फिर इसका कार्डिनल नंबर जानना। अब फिर लगेगा ये क्या अटपटा वर्ड आ गया। ठीक है, मैथ्स में जो है 2 तरीके के नंबर होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए आपके इकोनॉमिक्स में भी आता है, कंज्यूमर बिहेवियर में, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में आता है आपका, कि मैथ्स में जो है 2 तरीके के नंबरिंग होती है। एक होती है कार्डिनल नंबर और एक होती है ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ऑर्डिनल जो है वो ऑर्डर के हिसाब से होती है। जैसे मैं कहूं कि मेरे मैथ्स में 90 मार्क्स आए
आउट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो कितने नंबर आए, घर पे जाके पूछते ना कितने नंबर आए बेटा आपके, तो हम जब उसको एग्जैक्ट काउंटिंग के तौर पे बताते हैं तो हम उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। लेकिन मैं कहूं कि मैं मैथ्स में अपनी क्लास में फर्स्ट आई, ठीक है, क्लास में फर्स्ट आने का मतलब कि 100 मार्क्स में से मेरे हाईएस्ट थे, सबसे ज्यादा नंबर मेरे थे, और जो है हो सकता है वो 100 ही हो, या फिर 99 हो, या फिर 90 हो, या फिर इतनी नालायक क्लास है कि 70 नंबर पे भी मेरे हाईएस्ट नंबर बन रहे हैं। तो जब हम किसी चीज के ऑर्डर या रैंक की बात करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल, और जब हम एग्जैक्ट काउंटिंग की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कार्डिनल। ठीक है, अभी ऑर्डिनल सेट थ्योरी में तो नहीं आएगा, लेकिन ये इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल होता है जब हम रैंक देते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरीके से। ठीक है, ये आपके होते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अब बात करते हैं कि फाइनाइट सेट का ऑर्डर या फिर कार्डिनल नंबर क्या होता है। कि फाइनाइट सेट वो कौन सा सेट है जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, और अगर हम इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लिख दें कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए में, मान लो ए सेट है जिसके अंदर हैं आपके 2 3 4 5 एंड दैट्स इट। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और या फिर हम इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ सेट ए इज 4। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, अनगिनत नंबर होते हैं, इसका तो हम ऑर्डर पता ही नहीं लगा सकते, हमें क्या पता कि कितने नंबर हैं। लेकिन फाइनाइट सेट का एक ऑर्डर होता है जिसे हम कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट या फिर ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट कहते हैं, और इसके हम सिंबल इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको लिखते ऐसे हैं, एन ऑफ ए, सेट का कितना नंबर है, तो जैसे इस सेट में 4 है वो नंबर। ठीक है, ओके। इसके बाद आपके आते हैं दो और सेट जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी और नल सेट। सिंगलटन सेट कौन से होते हैं, सिंगलटन सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर सिंगल एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। और एम्प्टी सेट क्या होगा, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, खाली सेट, उसे हम बोलते हैं नल सेट। तो सिंगलटन सेट का एग्जांपल हो सकता है कि A इज अ सेट डिफाइंड बाय जिसमें X उसका एलिमेंट है सच दैट X इज ग्रेटर देन 11 बट लेस देन 13 एंड X बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। तो A सेट में आपका आया केवल एक ही नंबर जिसे हम कहते हैं 12, यानी एक ही एलिमेंट है, उसे हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। फिर आता है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट ना हो, जैसे मैं कहूं कि A इज अ सेट जिसके अंदर X सच दैट X इज ऑड नंबर ग्रेटर देन sorry, X is an odd number greater than 7 less than 9। ठीक है, तो ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और वो क्या क्या होते हैं, जैसे 3 5 7 9। तो मैंने कहा ना तो 7 है ना 9 है, इनके बीच का है, और x बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर, तो ऐसा नंबर कोई हो ही नहीं सकता, तो इसका जो सेट है वो खाली होगा। इसे या तो हम केवल ब्रैकेट से दिखाते हैं, या फिर हम इसकी जगह एक एलिमेंट, एक सिंबल होता है फाई बोलते हैं इसे, गोला ओ जैसा और उसमें से काटा, तो जो है, या फिर उसे हम फाई से दिखाते हैं। ठीक है, इसे फाई बोलते हैं। तो ये हो गया आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, फिर आते हैं आपके टॉपिक पे विच इज इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। कि इक्वल सेट कौन से होते हैं और इक्विवेलेंट कौन से होते हैं। इक्वल होते हैं जब A और B को इक्वल तब कहेंगे जब A का हर एलिमेंट B के एलिमेंट के बराबर हो, और B का हर एलिमेंट जो है A के एलिमेंट के बराबर हो। ठीक है,
फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू बी एज वेल, और जो बी का एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे एक सेट है आपका 3, 7, 9, ये है आपका ए सेट, और आपका बी सेट है 7, 9, 3। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 3 के लिए 3 है, 9 के लिए 9 है, और 7 के लिए 7 है। तो एग्जैक्ट सेम जितनी चीजें ए के पास है उतनी ही चीजें बी के पास है, तो वो इक्वल है। अब इसका दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है कि एक सेट है 2, 4, 8, और एक सेट है 2, 4, 4, 8, 8, 2। तो चाहे ज्यादा बार लिखे हो लेकिन एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, ठीक है। या फिर अगर हम इसको फॉर्म अलग कर दें कि 3, 9, 27 एंड सो ऑन, जो है एक ये सेट है, ये 3 की पावर है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। ये किसके बराबर है? अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दूं कि 3 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गए आपके इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट कब होते हैं? इक्वल तो है लेकिन पूरी तरह इक्वल नहीं है। ये कब होते हैं? टू सेट्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। यानी अभी हमने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट किया था ना, ऑर्डर ऑफ सेट, यानी दोनों के अगर ऑर्डर सेम है, एलिमेंट चाहे अलग अलग हो, दोनों का ऑर्डर सेम है। एग्जाम्पल हो सकता है इसका, फॉर एग्जाम्पल अगर ए है एक ऐसा सेट जिसमें है 1, 2, 3, और बी है एक ऐसा सेट जिसके अंदर है x, y, z, तो n ऑफ a क्या है? कितने एलिमेंट है a में? 3। और n ऑफ b क्या है? कितने एलिमेंट है b में? 3। दोनों के दोनों इक्वल है, तो दे आर इक्विवेलेंट सेट्स। ये इक्विवेलेंट है। अगर हर एलिमेंट सेम हो जाए तो वो इक्वल सेट है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब उसके बाद आते हैं वेन डायग्राम के बेसिक्स पे। सेट थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज होती है वेन डायग्राम। इससे हमें सेट समझने में बहुत आसानी हो जाती है जब हम इसको, वेन डायग्राम एक्चुअली क्या है? वेन डायग्राम एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे जो है वेन डायग्राम का नाम दिया गया है, ठीक है। और इन मैथमेटिशियन का जो नाम है वो था जॉन वेन, ठीक है। ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन, और इनके नाम पे वेन डायग्राम, इन्होंने ये वेन डायग्राम जो है बनाया था। ये क्या है? ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पिक्चर के थ्रू हम जो है चीजों को समझते हैं। अब एक होता है इस सेट थ्योरी में, एक होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स मतलब जिसके अंदर हर चीज आती है, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्स, और इसको हम एक रेक्टेंगल के थ्रू जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जो रेक्टेंगल की शेप में अगर हम दिखाएंगे तो ये हमारा यूनिवर्स, और अगर हम इसके अंदर एक सेट की बात करें तो सेट होता है एक सर्कल से रिप्रेजेंट, ठीक है। एक सेट जो है वो है हमारा सर्कल, इसे हम बोलते हैं वेन डायग्राम। और इसकी मदद से हम आगे अपने सेट थ्योरी की चीजों को समझने में हमें मदद मिलेगी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है असल में? जैसे हमारे लिए ब्रह्मांड क्या है? जिसमें सब कुछ समाया हुआ है, सूरज भी उसमें है, धरती भी उसमें है। इसी तरह सेट थ्योरी में सारे के सारे सेट इसके अंदर है। एक सेट है ए इसके अंदर, एक सेट है हो सकता है दूसरा सेट है इसके अंदर बी, ठीक है। तीसरा सेट है इसके अंदर सी। ये सब के सब जो हैं एक ही यूनिवर्स में समाये हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका वेन डायग्राम है, जिसमें सर्कल जो है, सर्कल से आपका सेट समझ में आता है, और रेक्टेंगल से जो है वो दिखाता है हमारा यूनिवर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।